जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं, वो अपने लक्ष्य को पाते हैं और वो जिंदगी भर अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहते हैं। साथियों, आज के इस कक्षा कार्यक्रम में स्वागत। और आज मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 31, ठीक है, श्रृंखला का एक भाग जो सदाबहार रूप से कंटिन्यू चल रहा है। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा कार्यक्रम की। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और क्वेश्चन नंबर 1, पहला नंबर आपके लिए स्क्रीन पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, बहुत अच्छा, या हम ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है ज्ञानपीठ, तो ये साहित्य में दिया जाता है। और चूंकि अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 का जो साहित्य का ये पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो आप सब जानते हैं, एक व्यक्ति है गुलजार, ठीक है, नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है गुलजार। और एक संस्कृत के विद्वान हुए, संस्कृत के विद्वान साथियों, जिनका नाम है रामभद्राचार्य, ठीक है, रामभद्राचार्य, भद्राचार्य। तो रामभद्राचार्य और गुलजार, इन दो व्यक्तियों को 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो साथियों, मुंबई को भारतीय प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 3, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये साथियों। हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी है? अस्त्र। हवा से हवा में मार करने वाली क्या है? मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीला ग्रह किसे नाम से जाना जाता है? देखिए, नीला ग्रह किसे कहते हैं? एक सिंपल सी बात यह है कि पृथ्वी के, आप सब जानते हैं, 70.8% पार्ट पर क्या पाया जाता है? जल। और स्थल की बात करूं तो 29.2% पार्ट पर क्या है? थल। तो पृथ्वी के इतने भाग पर जल है, इसलिए पृथ्वी को ही क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भामा आणविक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो कहां स्थित है? तो साथियों, ट्रामे में है। और ट्रामा कहां है? तो मुंबई के अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है, एमएस के अंदर। और वहीं पर भामा, ठीक है, आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। होमी जहांगीर भामा का नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? 3 बातें समझ लीजिए। एक होता है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार का जो उल्लेख किया गया वो भाग किसमें किया गया है? भाग 3 में, ठीक है। फिर एक शब्द आता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया वो किया गया है भाग 4, ठीक है, भाग 4 में। अब यहां आपको समझने की जरूरत है साथियों कि अगर मैं यूं कहूं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। और नीति निर्देशक तत्व तो कितने? 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। भाग कितना हो गया? 4। अब आती है साहब आपके पास आ गई मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मूल कर्तव्य कौन से भाग में? 4 क में। और अगर अनुच्छेद की बात करूं तो किसमें? 51 क में। और कुल कितने हैं? 11 है। कितने हैं मूल कर्तव्य? 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 क। और यहां मूल अधिकार कितने हैं? 6। तो देखिए, मैंने सारी बातें आपको बता दी, मूल अधिकार भी, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व भी, ठीक है। किसी भी अच्छे राष्ट्र के लिए उसके देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो अपने देश के जो मूल कर्तव्य है उनका उनका पालन करें और अपने मूल अधिकारों के लिए लड़े, उनको प्राप्त करें। देखिए, अधिकार तभी मिलता है इंसान को जब वो कर्तव्य करता है, यानी अपने कर्म जो उसके निर्धारित है वो करता है। अगर कोई कर्म नहीं करेगा तो आप सोचे, इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट कहां से आएगा? आप केवल अधिकार की मांग करो और कर्तव्य को पालन नहीं करो तो ये कोई एक सभ्य व्यक्तित्व का परिचायक नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा है? तो भारतीय करेंसी नोट पर तो कितनी है? 15। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं को इंक्लूड किया गया है? 22। पहले कितनी थी? 18। फिर 4 और जोड़ दी गई, कौन सी? एसडीएम बहरोड, ठीक है, बहरोड। तो सैंथाली, डोंगरी, मैंथाली और बोडो, ठीक है। तो ये 4 और जोड़ दी गई, तो 15 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को।
और सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को। और मध्य रात्रि किसे कहते हैं? तो नॉर्वे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो दोनों आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भाषाई आधार पर गठित भारत का राज्य, प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। साथियों बात 1952 की है। ठीक है, जब एक व्यक्ति थे श्री रामालू पोटी, रामालू पोटी, ठीक है, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, यहां पर आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर, भाषाई आधार पर नए राज्य की मांग को लेकर वो बैठ गए और 52 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंस्टेंटली एक नया स्टेट बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। और तभी 1953 में आप सब जानते हैं एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर फैजल अली, और उसके 2 सदस्य थे, एम पर्णिकर और हृदयनाथ कुंजरू। साथियों 1955 में वो रिपोर्ट देता है और 1956 में भारत में एक एक्ट आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और तभी आप सोचिए राजस्थान पूर्णतः 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लेता है। फिर 1960 के अंदर महाराष्ट्र में से अलग होता है गुजरात, गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर विभाजन होता है। फिर 1966 में पंजाब में से हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा अलग होता है और भारत में राज्यों का गठन होता चला जाता है। आज की डेट में 28 राज्य हैं और उस समय राज्यों के जो निर्माण का आधार था वो भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का नेता कौन होता है? साथियों लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है और विधानसभा का नेता, अगर परीक्षा में कभी ये पूछ ले कि विधानसभा का नेता कौन होता है, विधानसभा का नेता, तो विधानसभा का नेता जब लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री है तो विधानसभा में कौन होगा? मुख्यमंत्री। साथियों इसीलिए प्रधानमंत्री को सदन का नेता भी कहते हैं। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो देगा तो उसे प्रधानमंत्री रहने का अधिकार ही नहीं है। आपके पास मैंडेट नहीं है, बहुमत नहीं है। बहुमत का मतलब है 50+1। अगर मान लीजिए राजस्थान में 200 एमएलए हैं तो आपके पास 100 नहीं, 100+1 ये मैंडेट कहलाता है। 101 व्यक्ति होने जरूरी है सरकार के लिए, तो ये मैंडेट है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, गजब का प्रश्न इंक्लूड किया है। 11, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो साथियों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया? 1956 में। ठीक है, जुलाई 1956 में सुएज नहर। एक चीज और है यहां पर, अगर हम बात करें इस सुएज नहर की, तो इस सुएज नहर बड़ा इतिहास है इसका। ठीक है, यहां पर एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। साथियों हिंद महासागर, और हिंद महासागर में यहां एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर, रेड सी। तो लाल सागर को किससे जोड़ती है? ये भूमध्य सागर से। ठीक है, तो एक प्रश्न तो ये बन गया कि सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से व्यापार का मार्ग तय करती है, अर्थात हिंद महासागर से यूरोप का व्यापार तय करती है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुएज नहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे इलाहाबाद के और बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, नामी ग्रामी जो है वकील हुआ करते थे। उनके घर में इनका जन्म हुआ और आप सब जानते हैं। ठीक है, तो जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो साथियों 14 नवंबर, ठीक है, 1889 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपात उपबंध किस देश से लिए गए? आप सब जानते हैं कि किसी भी देश में 3, जैसे भारत की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360, ये 3 आपातकाल है। 360 भारत में कभी लगा ही नहीं, वित्तीय आपातकाल है। तो 352, 356 और 360 ये आपातकाल है। और आपात उपबंध किस देश से लिए गए? जर्मनी से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की थी? साथियों 1930 में गांधी जी ने, ठीक है, देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपनी दांडी यात्रा शुरू करते हैं। किस आश्रम से? साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम गुजरात से, ठीक है,
तभी एक गाना बना था, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, ठीक है। और फिर वो अपनी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त करते हैं, दांडी में नमक बनाते हैं, नमक बनाकर, ठीक है। तो वो विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो दांडी में नमक बनाकर ये इतने यहां से शुरू हुई 12 मार्च से 6 अप्रैल तक यात्रा चली और वहां समाप्त कहां हुई, दांडी में। तो 1930 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? अरे भाई ये सन है, और सन की अगर हम बात करें तो सन के सबसे नजदीक अगर कोई है तो वो मरकरी है, अर्थात बुध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध। ठीक है साथियों, नेक्स्ट कार्यक्रम नेक्स्ट सर लेकर आ रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आ गए हैं अपनी सीरीज लेकर, पेपर सीरीज जो अपनी चल रही है, अभी अपना 30 तक कंप्लीट कर लिया है। अभी अपन पढ़ेंगे सर 31वें नंबर वाली। देखिए आप लोग, इसमें जो पहला सवाल है वो है सर आपका, देखिए फर्स्ट नंबर पे, कि रेबीज के टीके की खोज किस व्यक्ति ने की थी। देखो भैया, आपको ध्यान रखना है सर, जो रेबीज होता है ना, रेबीज का जो दूसरा नाम आता है सर, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और आपको याद रखना है सर, जो रेबीज होता है ये सर कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से रोग होता है। लेकिन पेपर में भी सवाल आता है कि रेबीज होता किससे, तो वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। और वायरस को अपन क्या बोलते हैं भैया, विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषाणु। तो आपको ध्यान रखना है सर कि वायरस से होता है, कुत्ते के काटने से होता है, जानवरों के काटने से होता है। और सर आपको ये भी याद रखना है सर, इसका टीका बनाया था किसने, बना था, लुई पाश्चर ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया, आपका लुई पाश्चर। अगला देखिए आप लोग, अगला जो सवाल आता है सर आपका, निम्न में से सदिश राशि कौन सी होती है। देखो आप लोग ध्यान रखना आप लोग कि सर निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। देखो कार्य अदिश राशि होता है, ये अदिश है। सर आपका जो समय होता है ये भी कैसा होता है, सर आपका अदिश राशि होता है। सर आपका द्रव्यमान जो होता है ये भी कैसी राशि होती है, सर आपकी अदिश राशि होती है। लेकिन जो बल होता है, बल, ये कैसी राशि होती है, सर आपकी सदिश राशि। तो ध्यान रखना आप लोग, सदिश राशि आपकी कौन सी, सर आपकी बल है। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपको आता है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। देखो आप लोग, इसमें लिखा हुआ है सर आपका, अल्फ्रेड नोबेल जो है आपका, इसने किसका आविष्कार किया था। बारूद का नहीं, बिल्कुल नहीं। रबड़ का, बिल्कुल नहीं। डायनामाइट का, हाँ डायनामाइट का इसने क्या किया सर, आविष्कार किया। डायनामाइट क्या होता है सर, एक मतलब एक प्रकार का बम होता है। क्या होता है, बम। तो आप लोग याद रखना सर कि डायनामाइट का क्या किया, आविष्कार किया था। अगला देखिए आप लोग, कार्य का सही मात्रक क्या होता है। देखो ध्यान रखना, कार्य एक आता है सर आपका कौन सा, ऊर्जा, और एक कौन सा आता है सर आपका, ऊष्मा। ये तीनों चीजें ऐसी होती हैं, इन तीनों का जो मात्रक होता है सर वो क्या होता है, आपका जूल होता है। और इसको बार कैसे लिखते हैं, केजे, इस प्रकार से, किलो जूल। अगला देखिए आप लोग, अगला लिखा हुआ सर इसके अंतर्गत कैल्विन। तो कैल्विन को अपन कैसे नोट करते हैं, कैसे। कैल्विन जो होता है तापमान मापने वाली इकाई होती है। कैलोरी क्या होता है, भोजन की ऊर्जा को मापने वाला, भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको मापने वाला जो होता है वो कौन सा होता है, आपका कैल्विन। एक होता है हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं एचपी, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो कार्य का सही मात्रक होता है सर वो क्या होता है, आपका जूल। और कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, तीनों के मात्रक क्या होता है भैया, आपका जूल होता है। अगला देखिए, छोटी चेचक का कारण क्या होता है। देखो चाहे वो आपसे ऐसे लिख कर दे कि बड़ी माता, या ऐसे लिख कर दे आपके सामने छोटी माता, ये सब जो रोग होते हैं आपके, ये दोनों किससे होते हैं सर, वायरस से होते हैं। किससे होते हैं, वायरस से। और वायरस को हम क्या बोलते हैं भैया, विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषाणु। तो ये याद रखना आप लोग कि जो छोटी चेचक होती है आपकी, वो किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा। वायरस को दूसरा नाम क्या होता है, विषाणु। और जीवाणु को अपन क्या बोलते हैं सर, बैक्टीरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, बैक्टीरिया। तो ये पॉइंट याद रखने वाले हैं आपके कि सर ये जीवाणु होता है, ये कौन सा होता है सर, आपका वायरस होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम क्रियाशील है। अधिकतम क्रियाशील का मतलब यह है सर ऐसी कौन सी धातु है जो सभी अन्य चीजों से क्रिया करती है, जैसे जल से, ऑक्सीजन से, अन्य किसी धातु से करती है, जो धातु ऑक्साइड बनाती है। तो आपको याद रखना है सर कि जो आपका होता है ना सोडियम, सोडियम जो होता है एकमात्र ऐसी धातु होती है जिसको किसमें डुबो कर रखते हैं सर, जल में डुबो कर रखते हैं। किसके रखते हैं, डुबो कर। क्यों रखते हैं, कारण क्या होता है, कारण ये होता है सर जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है। इसलिए सर्वाधिक जो क्रियाशील धातु है किसको मानी जाती है सर, आपकी सोडियम को मानी जाती है। अगला देखिए, इसमें प्रतिचिह्न बताता हूं आपको। ये तो किसका प्रतिचिह्न होता है सर, आपकी चांदी का। सर Hg किसका होता है, पारा का होता है। पारा को अपन क्या बोलते हैं भैया, मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी। और Cu किसका होता है भैया, कॉपर का होता है। कॉपर को अपन क्या बोलते हैं भैया, तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा। तो ये याद रखना आप लोग, चांदी का प्रतिचिह्न Ag, पारा का Hg, और कॉपर का कौन सा होता है, Cu होता है। और सोडियम का कौन सा होता है भैया, आपका Na होता है। तो इन सब में ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो अपन छाटेंगे, तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे जो क्रियाशील धातु है कौन सी सर, आपकी सोडियम। अगला देखिए, जीवाणु में पाए जाने वाले अम्लों का प्रकार कौन सा होता है। देखिए ये क्वेश्चन गलत टाइप है,
ठीक है भैया। जीवाणु में क्या होता है सर आपका आरएनए होता है, डीएनए होता है, अमीनो अम्ल नहीं होता। अमीनो अम्ल मानव में होते हैं जो 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 20 प्रकार के। ठीक है जी। अगला देखिए, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? देखो पहला जो सवाल है सर आपका वो है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है सर? जिसके कारण जो आपकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों का जो रंग होता है वो कैसा होता है भैया? आपका हरा होता है। कैसा होता है? हरा। जैसे मान के चलो आप लोग, ये आपका इस प्रकार से स्टेम हो गया, स्टेम का मतलब होता है तना, और इस प्रकार से ये क्या हुई सर? आपकी जड़ें हो गई। क्या हो गई? जड़ें। कोई पादप है और यहाँ पर सर क्या है? इसकी पत्ती है। क्या है? पत्ती। तो ये याद रखना आप लोग के सर जो आपका जो होता है ना पत्ती होता है, इसमें तो क्या पाया जाता है सर? क्लोरोफिल पाया जाता है। और आप लोग ध्यान रखना सर जो ऊतक होते हैं दो, एक तो होता है सर आपका जाइलम और दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम। एक जाइलम ऊतक होता है और दूसरा कौन सा होता है भैया? आपका फ्लोएम ऊतक होता है। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम जड़ से जल को कहां लेकर जाएगा? पत्तियों में। तो कौन लेकर जाता है सर? जाइलम। क्या लेके जाता है? जल। किससे लेकर जाता है? जड़ से। तो ऐसे रिलेट करो इस प्रकार से कि जाइलम ऊतक जल लेकर जाता है जड़ों से और कहां लेकर जाता है? पत्तियों में। और जो वापस लेकर आता है, वो कौन सा होता है सर? आपका फ्लोएम होता है। कौन सा होता है? फ्लोएम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया? क्लोरोफिल कहां पाया जाएगा? आपकी पत्ती में पाया जाएगा। अगला देखिए, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? देखो हड्डियों की जब बात करते हैं तो हड्डियां जो होती है ना सर, जैसे अपन बात करें युवावस्था में, तो युवावस्था में जो हड्डियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है भैया? आपकी होती है सर 206। और यदि आपसे कहा जाए सर कि नवजात शिशु में कितनी होती है, तो नवजात शिशु जो होता है इसका मतलब क्या होता है सर? जिसका जन्म अभी हुआ हो, उसमें होती है सर आपकी 300। कितनी होती है? 300। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा भैया? आपका 300। और 300 नहीं आता है कई बार ऑप्शन में, 306 लिखा आएगा, तो आपको 306 भी सही माना जाएगा। अगला देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ये बात कर रहा है आपसे हार्ट की। देखो आप लोग, देखो भैया हार्ट जो होता है, हार्ट को अपन क्या बोलते हैं भैया? इसको अपन बोलते हैं दिल। क्या बोलते हैं? दिल। और इसको अपन क्या बोलते हैं भैया? हृदय बोलते हैं। इसका जो अध्ययन होता है सर वो क्या कहलाता है? आपका कार्डियोलॉजी। इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और आपको ध्यान रखना है सर इसका जो आकार होता है, आकार जो होता है इसका वो कैसा होता है सर? बंद मुट्ठी के समान। बंद मुट्ठी के समान। बंद मुट्ठी के समान इसका आकार होता है। और आप लोग ध्यान रखना, अगर ये नहीं आता है तो कैसा आएगा सर? त्रिकोणाकार आएगा। कैसा आएगा? त्रिकोणाकार। अगला सुनिए आप लोग, जो मानव का हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षीय। और कक्षीय को अपन क्या बोलते हैं भैया? कोष्ठीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्ठीय। तो आपको ध्यान रखना है सर इस प्रकार से, दायां आलिंद जो होता है सर वो क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? बाएं आलिंद से। बाएं आलिंद से बड़ा होता है। अगला आपको ध्यान रखना है सर जो आपका बायां जो होता है आपका बायां, एक सेकेंड, दायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। दायां निलय जो होता है सर ये क्या होता है? आपका छोटा होता है। किससे? बायां निलय से। तो आपको ध्यान रखना है सर ये नाम है आपके। क्या है? नाम। चारों। तो मानव हृदय कितने कक्षीय होता है भैया? आपका 4 कक्षीय। सबसे कम जो कक्ष होते हैं वो मछली में होते हैं। और मछली का जो हृदय होता है सर वो कितने कक्षीय होता है भैया? 2 कक्षीय होता है। ये सवाल कई बार पेपरों में आया हुआ है कि सबसे कम कक्ष इसके मिलते हैं, तो मछली के मिलते हैं वो कितने होते हैं? आपके 2। तो देखो भैया त्रिकोणाकार का मतलब क्या है? यहाँ पर बंद मुट्ठी के समान इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से पूरा जमाना अटका हुआ है इस दिल पे। अब तक जो भी आए, बहुत सारे मर गए, बहुत सारे जिंदे हैं और बहुत सारे आने वाले हैं, सब यहीं आगे अटकेंगे। कारण यह है कि जो ये दिल होता है ना, दिल कभी भी इस प्रकार से नहीं होता है। हरामखोर दिल ऐसे नहीं है। दिल क्या होता है? दिल में तीर नहीं होता है। समझ रहे हो? दिल जो होता है सर उसकी रियल जो एक्चुअल आकृति होती है इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। ये हार्ट होता है। इसमें कोई रहता है, आप रहते हो, किसी को रखते हो, किसी को बोलते हैं ना यू आर माई हार्ट बीट, तो मेरे दिल की धड़कन हो। हम आपको ना जिंदा नहीं रह सकते, झूठ बोल रहे हैं आपसे लोग। ठीक है जी, सब रहते सबके बना। ठीक है जी, चलो अगला देखो। निम्न में से वृद्धि नियामक उदाहरण नहीं है। मतलब क्या है सर? ये आपसे क्या बोल रहा है कि वृद्धि करने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, यह क्या पाया जाता है सर? पेड़ पौधों का हार्मोन है। पेड़ पौधों का क्या है भैया? हार्मोन। ये भी वृद्धि करता है, हार्मोन भी करता है। कौन करता है? लवण। कौन नहीं करता है? आपका विटामिन। विटामिन जो होता है ना तो ये ऊर्जा देती है, ना इससे पाचन होता है इसका। तो आपको ध्यान रखना है सर वृद्धि नियामक कौन सा नहीं है सर? इसमें से विटामिन नहीं है। ये सब क्या करते हैं सर? वृद्धि करते हैं। अगला देखिए, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? देखो तरंगे जो होती है ना आपकी, अगर अपन बात करें सर ध्वनि की, साउंड की, तो देखो साउंड जो होता है ना इसका सर्वाधिक जो वेग होता है वो सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। उससे कम किस में होता है? द्रव में। और उससे कम किस में होता है भैया? गैस में। ठोसों में किस में होता है सर? आपके इस्पात में होता है। इस्पात को अपन क्या बोलते हैं भैया? स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील। कितना होता है? 5920 मीटर प्रति सेकंड। अगली अपन बात करें कि सर कैसी तरंग होती है, तो ये होती है सर यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का मतलब क्या है? ऐसी तरंग जो निर्वात में नहीं चल सकती, निर्वात में गति नहीं करती। निर्वात का मतलब होता है शून्य सिद्धांत।
मतलब जहां पर कुछ भी नहीं है, ना गैस है, ना द्रव है, ना ठोस है, सब वो क्या होता है, निर्वात होता है। इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बात? क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात मिलता है, निर्वात मिलता है, वहां ध्वनि चलती नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है सर कि जो आपकी ध्वनि तरंग होती है किस प्रकार तरंग होती है आपकी, यांत्रिक, और यांत्रिक का दूसरा नाम क्या होता है आपका, प्रत्यास्थ। ध्यान रखना आप लोग, इस क्या नाम होता है, प्रत्यास्थ तरंग होता है, ठीक है जी। और ऐसे बोले सर सर्वाधिक वेग किस में होता है, किस में होता है भैया आपके, ठोस में होता है। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाएं कहां पाई जाती हैं। हालांकि ये सवाल क्या होता है, ये ऐसे बनेगा कि कहां, मतलब निर्माण निर्माण कहां होता है इनका, लाल रक्त कणिकाओं का। तो देखिएगा आप लोग, जो आरबीसी होता है आपका, आरबीसी जो होता है सर, इसका जो निर्माण होता है मानव शरीर में, वो कहां होता है भैया आपके, लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। और जहां इसकी मृत्यु होती है वो क्या होता है भैया आपका, जहां इसकी मृत्यु होगी उसको बोलते हैं मान लो प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा। प्लीहा को अपन क्या बोलते हैं भैया, तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिल्ली। तो ध्यान रखना आप लोग, मानव में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका निर्माण कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और अगर आपसे बोले सर कि बताइए सर, जो आपका यकृत होता है ये क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि आती है वो कौन सी होती है भैया आपकी, यकृत होती है। हृदय, ये कैसा अंग होता है भैया, पंपिंग अंग होता है, जो रक्त को पंप करने का काम करता है। और मानव का रक्त बनता कहां पर है आपकी, लाल अस्थि मज्जा। अगला देखिए, तारों का टिमटिमाना कौन सा उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, देखो दो चीजें हैं। एक तो आप लोग ये याद रखना हमेशा कि ग्रह टिमटिमाते हैं, तो ग्रहों का जो टिमटिमाना होता है इसमें तो कौन सा आता है सर आपका, टिमटिमाने का मतलब है चमकना। क्या भैया, चमकना। तो इसमें जो आएगा आपका वो तो कौन सा आता है सर आपका, परावर्तन आता है। क्या आता है, परावर्तन। और यदि आपसे ऐसे बोले कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारों का जो टिमटिमाना होता है उसका जो कारण आता है भैया, वो आता है सर आपका कौन सा आता है, अपवर्तन। कौन सा आएगा भैया आपका, अपवर्तन। तो ये याद रखना आप लोग कि तारे जो टिमटिमाते हैं वो तो अपवर्तन होता है, और सर जो आपके ग्रह चमकते हैं वो क्या होता है आपका, परावर्तन होता है। तो यहाँ पे तारे पूछ रहा है वो आपसे, तो क्या आएगा इसका आंसर सर आपका, अपवर्तन आएगा। एक सेकंड रुकिए आप लोग, देखिए कौन सा आएगा सर इसमें आपका, अपवर्तन आएगा। अगला देखिए आप लोग, अगला जो सवाल आता है सर आपका, वो आता है ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहां होता है। तो देखो मैंने अभी आपको पिछले सवाल में पढ़ाया है कि जो ध्वनि होता है, ध्वनि का जो वेग आता है सर वो होता है आपका 332 मीटर प्रति सेकंड। और आप लोग ध्यान रखना सर कि ध्वनि के वेग का जो क्रम आएगा, क्रम जो आता है सर वो कौन सा आता है आपका, ठोस आता है, फिर कौन सा आता है सर आपका, द्रव आता है, फिर कौन सा आता है आपका, गैस आता है। ठोसों में अभी बताया मैंने आपको, सर्वाधिक किस्म चलती है ध्वनि आपकी, इस्पात में चलती है। किस्म चलती है, इस्पात में। इस्पात को अपन क्या बोलते हैं, स्टील। कितनी चलती है भैया, तो 6920 मीटर प्रति सेकंड। और आपको ध्यान रखना है जो आपकी ध्वनि होती है सर एक किस्म में गति नहीं करती है, निर्वात में, निर्वात में गति नहीं करती है। और अभी पिछले सवाल में आपको पढ़ाया है कि ये तरंग कैसी होती है, यांत्रिक तरंग होती है। अच्छा, ये निर्वात में नहीं चलती है, इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। तो देखो क्या पूछ रहा है आपसे कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहां पे होगा। तो देखो क्रम, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोसों में इसने ऐसे नहीं लिख कर दिया ठोस, द्रव और गैस, इसने लिख दिया सर पदार्थ, जैसे वायु, तो वायु गैस हो गई। इस्पात ये लिखा हुआ अभी पढ़ा ना आपको, इस्पात स्टील में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया आपका, इस्पात। निर्वात इसमें तो चलती नहीं है, पानी इसमें कम चलती है, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में, ठीक है जी। तो ये पेपर सेट कौन सा आपका 31 है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ो, जो भी सवाल समझ में नहीं आता उसका कमेंट छोड़ो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैन लाड़ दो पेपर सेट 31 का मैथ का पहला प्रश्न, पेपर सेट का प्रश्न है 31 नंबर। जो अपने 50 पेपर सेट की सीरीज चल रही है उसका 31वां प्रश्न है वह संख्या ज्ञात करो। प्रश्न बोल रहा है वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 क्या है लाड़ दो, 1/3 उसके 5वें भाग से। 5वां भाग का मतलब होता है 1/5। क्या होता है, 1/5। 16 अधिक है, और कम अधिक का मतलब होता है लाड़ दो अंतर। ठीक है, क्या होता है, अंतर। ये 16 हो गया। यहाँ से जब प्लस माइनस में आप कर रहे हो तो एलसीएम लेके क्या करो, और एलसीएम से ही होगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा लाड़ दो, 5। 3 का भाग कितने जाए, 5 बार गया, 5 का भाग गया 3 बार। इधर आपका 16 है, 16/2। ठीक, यहाँ से बचा लाड़ लो आपका 2/5। ये आपका 16/2। देखो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से कट जाएगी, ये 2 नहीं लाड़ दो, यहाँ पे 16/1 आएगा। ठीक, ऊपर वाली से कट जाएगी 8 से 2 बार, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 8 दूनी, वो सॉरी 8 पंजू 40। तो लाड़ दो आपकी संख्या कितनी है, 40। यहाँ पे 2 नहीं है, 1 है। 16/1 अपन ने इसलिए लगाया था वजन गुणा करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपकी लाड़ दो संख्या कितनी आ गई, 40। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर है 32।
दो संख्याओं का लैसे 1920 है, में से दिया गया है आपको 16। लैसे मतलब कि एलसीएम क्या दिया लाड लो, एलसीएम 1920, और में से एचसीएफ ये लाड लो आपको एचसीएफ दिया गया है 16। कितना दिया गया है 16। ठीक है, एक संख्या दी गई 128, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। ऐसे प्रश्न करने का लाड़ दो फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। ये आपको प्रश्न में दिया गया है लैसे और में से। ठीक, पहली संख्या आपको दी गई है 128, दूसरी संख्या लाड़ लो x मान लो, इधर आपका एलसीएम दिया गया है 1920 और एचसीएफ दिया गया है लाड़ लो 16। ठीक, इधर आपका x का मान चाहिए जो 128 है, पक्षांतरण करेंगे इधर गुणा में है तो कहाँ आ जाएगी लाड़ लो भाग में। ठीक है, ये सेम रहेगा ऊपर का, नीचे आपका 128 आएगी। 16 से लाड़ लो कट गई 8 बार, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 बचा 3, 8 चौका 32। तो लाड़ लो आपकी जो दूसरी संख्या है वो कितनी निकल के आई है 240। ठीक है, दूसरी संख्या कितने निकल के आई लाड़ लो 240। अगला प्रश्न है आपका, किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ हाथों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या। तो ऐसे प्रश्न में लाड़ दो इसका सूत्र है आपका निकालने का n कोष्टक n-1 बटे 2। तो आपके पास नंबर है, कितने कैंडिडेट हैं 15, 15 में से एक घटाएंगे बटे 2 कर देंगे, 15 गुना 14 और बटे 2, 2 से लाड़ दो 7 बार, 15 सत्तू 105। तो लाड़ दो जो समूह में हाथ मिलाए हैं, जो कैंडिडेट हैं उनमें हाथों की संख्या मतलब कितने कैंडिडेट हैं, तो ये आएगा लाड़ दो अपना कितना 105 कैंडिडेट ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ठीक है, जैसे 3 कैंडिडेट हैं, ये 3 कैंडिडेट है, मान लो ये एक दूसरे, ये कैंडिडेट ही मान लो पहले मिलाया, ये इससे मिलाएगा ये इससे मिलाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये इससे मिलाएगा, इससे तो इसका हो गया, तो 2 + 1 कितना होएगा 3, ऐसे करके। ठीक, इसमें जो सूत्र है तरीका निकालने का अपन ये तरीका बना दिया है n कोष्टक n-1 बटे 2। ठीक है, ये नंबर कितने थे यहाँ पे, टोटल कैंडिडेट कितने थे 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 3 - 1 कितना 2, 2 बटे 2। ठीक है, तो कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 2 में 1 जोड़ दे, मतलब एक ये जो करने का तरीका है ये सूत्र है जो अपना बनाया गया है n कोष्टक n-1/2। तो इसमें मिलाए गए कैंडिडेटों का हाथों की संख्या लाड़ दो कितनी आएगी 105 आएगी, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है तो कितनी आएगी लाड़ दो 105। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 से 20% अधिक हो, मतलब ऐसी कोई संख्या है जिससे 720 है ना वो 20% अधिक है, मतलब कि जो 720 है जो 120% की वैल्यू है, कितनी लाड़ लो 120% की, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 720 बटे 120। तो अपन संख्या निकालें, संख्या हमेशा कितनी होती है लाड़ दो 100%, कोई भी संख्या जब पूर्ण होती है तो पूर्ण होती है 100%। ठीक है, 120 और मल्टीप्लाई 100, ये 120 से कट जाएगा, डिवाइड 6 बार हो जाएगा, 6 को 100 से गुणा करेंगे, ये लाड़ दो आपकी आ गई संख्या कितनी 600, कितनी आ गई 600, तो संख्या कितनी आ गई 600। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, इसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% का यहाँ पे क्या होती है हानि, तो 30% की हानि हो रही है, 90 में बिक रही है 1190 में, 30% की हानि, 100 से घटा के लिख दो, 30 घटाएंगे 100 से तो लाड़ दो कितना आएगा 70% की वैल्यू दी गई है आपको 1190। इसमें 1% की वैल्यू 1190 बटा 70 आ जाएगा। ठीक, आगे आपको क्या करना है उसका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा लाड़ दो होता है कितना 100%, कितना होता है 100%। ठीक है, तो 100% निकालना है, ये आपका 1190 बटा 70 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गई, 7 से कटेंगे, 17 7 119, तो 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह लाड़ दो आपका है कितना 1700, जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो लाड़ दो निकल के आएगा कितना 1700। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 8% दर से, ये रेट है आपकी कितनी 8%। ठीक, ये समय दिया गया आपको 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाती है। ठीक, तो इसमें आप 100 मानना, मूलधन आपको मानना पड़ेगा,
क्या मानना पड़ेगा, मूलधन कितना मान लिया आपने, 100 रुपये, और दर है आपकी 8%, समय है 5 वर्ष। तो इससे जो ब्याज निकल के आएगा, तो दर को डायरेक्ट आप समय से गुणा करेंगे, 8 पंजू 40, यहाँ से ब्याज आ गया। और प्रश्न में क्या दिया गया है, मिश्रधन, तो यहाँ भी आप मिश्रधन करो, और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ ला लो मिश्रधन आ गया आपका कितना, 140 रुपये, मिश्रधन निकल गया 140। अब जो आपकी है 140 की वैल्यू, 140% की वैल्यू दे रखी है प्रश्न में 11,200, ठीक है। 100 आपने मूलधन माना था, ब्याज आपका निकल के आएगा। जब आप मूलधन 100 रुपये मानोगे तो दर को समय से गुणा कर देना, सीधा ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ब्याज, और फिर ब्याज में आप मूलधन जोड़ दोगे तो मिश्रधन आ जाएगा। क्योंकि मिश्रधन अपन को ज्ञात क्यों करना पड़ा था, क्योंकि प्रश्न में आपको पहले ही मिश्रधन दिया गया है। यहाँ से 1% की वैल्यू 1120, वो 11,200 बटा 140, ठीक है। मूलधन निकालना है, मूलधन 100%, ठीक। 11,200 भाग में आपका 140 है, और ये गुणा हो रहा है किससे, 100 से, 0 से 0, ठीक। 14 से कटेगा लाड लो ये, 14 अट्ठू 112, 80 को 100 से गुणा करोगे तो ये लाड लो आपका निकल के आए मूलधन कितना, 8,000 रुपये। इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आया है कितना, 8,000, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न दिया गया है, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो ये आपकी मान लो ये मीनार है, ठीक। परछाई, ये जितनी हाइट रहेगी उतनी ही परछाई जाएगी। तो इसमें जो कोण बनेगा, तो वो लाड लो जो कोण बनेगा, सूर्य का अनंतनाश कोण, जो सूर्य का अनंतनाश कोण बनेगा, तो वो बनेगा आपका कितना, 45 डिग्री का। तो लाड लो कितना बनेगा, आप इस क्वेश्चन को डेफिनेट याद कर लेंगे। सूर्य का अनंतनाश कोण तो कितने का बनेगा लाड लो, ये आपका बनेगा 45 डिग्री। ये है आपका एक झंडा लगाने का पाइप, एक झंडा लगाने का पाइप है जिसकी त्रिज्या आर बराबर आपको दी गई है कितनी, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हाइट आपको दी गई है कितनी, 60 सेंटीमीटर, और 2 रुपये है उसका प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्चा है। कितना है, 2 रुपया, 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, जो उसमें मतलब कि रंग पेंट करने का खर्चा है, पाइप का पेंट करने का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, प्रश्न है पाइप है, और पाइप है और झंडे का पाइप है। तो इस ये होता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। तो 2π का मान 22/7, r दी गई है आपको 7, और जो आप, तो ये 22 गुणा 2 गुणा 60, ये आपको गुणा करेंगे 22 दूनी 44, 44 को आप 60 से गुणा करोगे, 6 चौका 24, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, 2640 को आप 2 से गुणा करेंगे, 26 दूनी 52, ये 5280 रुपये आपका क्या आया, खर्चा, ठीक है लगा, ये आपका 5280 रुपये क्या आया है, खर्चा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ है बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, 1 फुट, 1 फुट, जो 1 फुट है आपका, उसमें 12 इंच, कितने, 12 इंच और 30 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपका जो फुट का है वो 12 इंच और 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए 1 इंच, क्या 1 इंच, तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर आपका होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड, कितनी लाड दो, 40 मीटर प्रति सेकंड, तो बताओ उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा,
जो किलोमीटर प्रति वो मीटर प्रति सेकंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18/5 से क्या करेंगे गुणा, 5 से 8, 18 8 5 से कट गया 8 बार, तो ये आपका 18 को 8 से गुणा करेंगे तो ये लाड लो आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 64, 18 8 वैसे 144 होता है सीधा सीधा, ठीक है। तो 144 है जो आपकी चाल आई है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो उसको 5/18 से क्या करेंगे, वहां अपन ने मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदला था तो 18/5 से गुणा किया था। अगला प्रश्न है राम और मोहन की आयु का अनुपात। दो कैंडिडेट राम और मोहन, 8 और अनुपात 5, दोनों की आयु का योग, देखो लाड लो आयु का योग दिया गया प्रश्न देखो, अनुपातों का योग कितना है, 8 और 5 13, 13 की वैल्यू दी गई है आपको 26, देखो 26, एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2, तो इसमें राम की आयु पूछी तो राम का अनुपात कितना है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी लाड लो 16, तो राम की आयु कितनी है यहाँ पे 16 वर्ष। यदि यहाँ पे मोहन की पूछता तो मोहन को अनुपात को 2 से गुणा करते तो कितनी आ जाता 10, तो राम की लाड लो कितनी आ गई 16 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन, तो इसमें क्या करना है आपको डायरेक्ट 20 से 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका कुल काम आ जाएगा। ये काम है जो आपको 25 व्यक्तियों से करवाना है, 5 से डिवाइड किया 4 बार, 5 से आएगा 5 बार, 5 से कट गया आपका 2, तो 4 दूनी 8 दिन, कितने दिन में कर देंगे 25 व्यक्ति इस काम को 8 दिन। अगला प्रश्न है यदि ये अनुपात समान, वो उसका आ गया समानुपात का, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे बाह्य पद और ये आपके हो जाएंगे आंतरिक पद, एक्स स्क्वायर इधर आपका 9 का हो जाएगा ये स्क्वायर गुणा, और ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो x बराबर आपके आगे लाड लो कितना 18, ठीक है। ये समानुपात में आपको होता है आंतरिक पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों के गुणा के बराबर, 5 के पहले 7, ये 7 है गुणजों का औसत, तो 5 के पहले 7 गुणज हैं, 5 है 10 है 15 है 20 है 25 है 30 है और 35 है, औसत पूछ रहा है। मैंने आपको पहले पेपर सेटों में बताई थी जब आपका अंतर समान हो संख्याओं में, लगातार अंतर से बढ़ रही हो, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के आपको 2 का भाग देना है, योग आ जाएगा लाड लो 40, 40 में 2 का भाग देंगे, यह आएगा आपका 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना 20, गुणज का मतलब होता है लाड लो पहाड़, ठीक। अगला प्रश्न है 3 संख्या 2:3:5 का अनुपात में, इनका में से दिया गया है कितना 8, तो डायरेक्ट इनको 8 से गुणा करेंगे, में से डायरेक्ट अनुपात को गुणा कर दिया करो, बड़ी संख्या तो बड़ा अनुपात को सीधा 8 से गुणा कर दो, 8 पंजू 40, ठीक। यदि यहाँ पे छोटी संख्या पूछता तो छोटा अनुपात इसको गुणा कर देता, ठीक है, 8 दूनी 16, और मध्य की संख्या पूछता तो इसको 3 को 8 से गुणा करके 8 किए 24, तो बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी आपकी लाभ कितनी आ जाएगी 40, ठीक। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर 25, 7 का 9 का 11 का, देखो जो आपके विषम संख्या के वर्ग रखे 11 के बाद 13 का बड़ा आएगा, 13 का बड़ा आपको होता है 169। अगला प्रश्न है 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीम का स्थान आगे से 16 है, ये टोटल आपके हैं 49, ठीक। इनका जो करीम है यहाँ से 16 स्थान, तो पीछे से स्थान पूछा तो करीम आगे और पीछे डबल बार काउंट होगा, तो ऐसे अपन क्या करते हैं टोटल में 1 बढ़ा देते हैं और एक साइड से जो स्थान दिया गया है उसको घटा देंगे, फिर 50 में से आप 16 घटाओगे तो लाड लो ये आएगा आपका 34वां स्थान, ठीक है। आगे से पूछे, ऊपर से पूछे, नीचे से पूछे, पीछे से पूछे, स्थान पूछेगा, आगे से पूछेगा तो पीछे के दे रखा होगा स्थान, ऊपर से पूछेगा तो नीचे के दे रखा होगा, कहीं का भी दे रखो आपको टोटल में 1 ऐड करना है, ठीक है, उसमें से आप दिए गए स्थान को घटा देंगे, तो आपका जिस एक्स वाई के पूर्व में
ये y, तो ये आ जाएगा आपका x। ठीक है, y के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है, y है जो z के उत्तर में, तो y आपका ये जो y है जो z के आपके उत्तर में आ जाएगी, z आ गया। ठीक है, नीचे z आ गया। ठीक, p z के दक्षिण में, ये जो p है ये z के दक्षिण में, तो बताओ y की किस दिशा में p है, y की किस दिशा में p है, तो लॉर्ड लो y की किस दिशा में p है, तो दक्षिण दिशा में p आना चाहिए। ठीक है, ये मिसप्रिंट है आपकी यहाँ पे, ये आया आपका दक्षिण, यहाँ पे ये नहीं, दक्षिण पश्चिम नहीं आएगा, ये आपका दक्षिण ही दिशा है। ठीक, अगला प्रश्न, ए सी ई जी, ए से एन, सी से पी, तो विपरीत कर रखा था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए से एन विपरीत हो गए, सी से पी ये विपरीत है। ठीक है, ई से आर का भी विपरीत है, और ये आपका जी से विपरीत है, तो ए डी, ए का विपरीत आपका एन रहेगा। ठीक, डी का विपरीत आपका क्यू रहेगा। ठीक है, जी का विपरीत आपका टी रहेगा, और जे, जे का विपरीत आपका डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, एन क्यू टी डब्ल्यू, तो लॉर्ड में ये आपका आंसर आ गया एन क्यू टी डब्ल्यू। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एस टी ए एन पी को टी यू एन बी, मतलब एक एक प्लस कर रखा है, तो बी में एक प्लस करेंगे सी, आर में एस, ए से बी, आई से जे, एन से ओ, सी एस बी जे ओ, ये आपका आंसर है। तो 50 पेपर आप 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, पेपर सेट 31। जय हिंद, जय भारत।